गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी का चैप्टर 3 का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा तत्व धातु में आ रहा है, कौन सा तत्व अधातु में आ रहा है या उपधातु में आ रहा है, उसके बाद हमें क्या चीज़ देखने की जरूरत होती है, उसके बाद हम उसकी आवर्तिता के बारे में जानते हैं। अब आवर्तिता का मतलब कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्व में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, उसके जो रासायनिक गुणधर्म है या भौतिक गुणधर्म है उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अब वो जो परिवर्तन होगा वो किस चीज में होगा, उसके गुण में होगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टी में होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो एक प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? सबसे पहले हमने कल पढ़ी थी आयनन विभव। दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहली हमने पढ़ी थी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, ठीक है, जिससे हमें क्या पता पड़ता है? साइज के बारे में पता पड़ता है। देखिए, आप हिंदी मीडियम की जरूर है, लेकिन आपको हिंदी के साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या का मतलब नाभिक से, नाभिक की संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है, त्रिज्या का मतलब ये होता है कि ये आपका नाभिक है, तो बाहर का जो कोश है, जो सबसे बाहर का जो कोश है, जो संयोजकता कोश कहलाता है, उसकी नाभिक से लेकर संयोजकता कोश के बीच की जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। फिर त्रिज्याओं के बारे में बता दिया था, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्याओं में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्याओं में क्या परिवर्तन होता है, ये बता दिया था। यानी हमने जो आवर्तिता पढ़ी वो परमाणु त्रिज्या में पढ़ी। दूसरी हमने पढ़ी आयनन विभव में, ठीक है। आयनन विभव का मतलब क्या था? आयनन विभव का मतलब था कि किसी भी कोई भी तत्व, मान लीजिए एक्स या ए, इस तत्व से हमें, इस तत्व को यदि हमें क्या करना है, A+ में बदलना है, यानी एक तत्व, कोई भी तत्व जो है, उदासीन गैसीय परमाणु जो है, उसके उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम? हमेशा ध्यान रखिए बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश कम होता है। तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं निकलेगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप जो भी ऊर्जा देंगे, उस ऊर्जा को देने के बाद जो आपका आयन बनेगा, ठीक है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी, आप जो ऊर्जा दे रहे थे, वो कहला रही थी आयनन विभव। आयनन विभव के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा। अब उसके आगे जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? देखो, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लियर। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी रखे, बंधुता रखे, उनको ग्रहण करना चाहे, यानी कोई भी उदासीन, तो क्या है इसकी डेफिनेशन है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की, परमाणु के संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन देने पर किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन देने ही, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। लब्धि का मतलब प्राप्त करना, जुड़ना, ऐड हो जाना। बंधुता का मतलब किसी को लेने की प्रति आपकी अट्रैक्शन पावर, आकर्षण क्षमता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन की प्रति कितनी बंधुता है? दो तत्व है, एक इलेक्ट्रॉन की प्रति, जैसे दो तत्व है, मान लो एक A+ है, एक A+2 है। आपसे पूछा जाए ये दोनों तत्व जो है या दोनों जो आयन है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसके ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतनी तेजी से ऋणावेश को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पर मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। जैसे ये एक तत्व है X, ठीक है, इसका मतलब इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये उदासीन परमाणु है, गैसीय परमाणु,
इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जुड़ने पर ये माइनस में बदल गया। तो जब ये माइनस में बदला तो उस टाइम पर यानी एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। क्या हुआ, कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। ये जो ऊर्जा है तो कुछ ऊर्जा मुक्त हुई जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको, अब आपके पास कैसा हो गया, ये तत्व आयन माइनस है, अब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हैं। तो जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो एक माइनस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और, तो ये किस में बदल जाएगा, -2 में बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, अब आपको बस सिर्फ यही समझना है कि देखो यहाँ पर एक तत्व जो कि कैसा था, विलगित था। विलगित का मतलब उदासीन था। इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ पर तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो यदि ऊर्जा मुक्त होती है तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए H को हम किससे दिखाते हैं, H का मतलब एंथैल्पी। क्या है, एंथैल्पी। तो ये जो H है, H के नीचे मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये कैसी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। अभी दूसरे में जब आपने इलेक्ट्रॉन को डाला तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऋणायन उसको ग्रहण नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। भाई पहला था तो उदासीन था, तो उसने तो आसानी से ले ली और ऊर्जा मुक्त करती है, लेकिन दूसरे आयन में जो कि ऋणायन है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो अब ये जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें ही इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस केस में ऊर्जा क्या होती है, इस केस में ऊर्जा मुक्त नहीं होती, अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित होती है ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ये अभिक्रिया कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी, और ये कैसी हो गई, ऊष्माशोषी। समझ में आ रहा है आपको कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ये किस किस कारकों पर निर्भर करती है, कौन कौन से कारक है जिनके ऊपर की ये निर्भर करती है। पहला हो गया परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी मैं EgH लिख रही हूँ तो इसको आपको समझ जाना है, EgH का मतलब है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है कैसे, आकार जितना बड़ा होगा। अब आप देखो, यानी आप इसको ऐसे कर दो, इससे आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। परमाणु आकार जितना बड़ा है, एक परमाणु छोटा है एक परमाणु बड़ा है, आप ऐसा समझिए, दोनों में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो ये जो छोटा है ना, छोटा में तो क्या है, ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, तो बड़े में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। साइज कब बड़ा होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोश में रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से ग्रहण नहीं करेगा जबकि ये करेगा। तो यहाँ पर कैसा जो संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आकार जितना बड़ा होगा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ठीक है, दूसरा क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने कल ही आपको बताया था, यदि हम परमाणु आकार के बारे में लिख रहे हैं तो दूसरा पॉइंट तो ऑटोमेटिकली बन गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, इसका मतलब यदि नाभिकीय आवेश ज्यादा है, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक कवल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को लेने में उसकी प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो ऊर्जा मुक्त करेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर तीसरा है
अर्धपूरित, अर्धपूरित और पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, कि यदि कोई तत्व है उसका विन्यास कैसा, अर्धपूरित है या पूरित है। अब आपको मान लीजिए अर्धपूरित और पूरित का कोई भी एक एग्जांपल देख लीजिए, एक का P और एक का P6 है। P3 का मतलब अर्धपूरित विन्यास और P6 का मतलब पूरा विन्यास। अब P3 वाला जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, कोई आप उसको जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो लेना नहीं चाहेगा और ये भी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों विन्यास कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और कोई भी जो तत्व है वो अपने स्थायित्व को खोना नहीं चाहता। ठीक है, तो अर्धपूरित और पूरित स्थायी विन्यास वाले जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, कम होगी। वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, हम उसको जबरदस्ती देंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। ठीक है, ऊपर वाले में ऊर्जा मुक्त हो रही है, यहाँ पर हम खुद दे रहे हैं उसको ऊर्जा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि चौथा कारक क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव मैंने कल आपको बताया था कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले, संयोजक कोश को छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे डी के, एफ के, ये एस के, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, यहाँ पर एंटर होगा, ये आपका नाभिक है। ठीक है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आवेश से रक्षा करते हैं, ये कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंदर के इलेक्ट्रॉन तो चाहेंगे ही नहीं, कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे क्या, कि मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, और वो उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये फैक्टर्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप क्वेश्चन देखिए, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन और एक है कार्बन, दो तत्व दिए हुए हैं। वो आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, आपको बताना है किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2s2 2p3 और इसका है 2s2 2p2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में जुड़ेगा, बाहर वाले में जुड़ेगा। इसमें कैसा विन्यास है, स्थायी विन्यास है, ये तो लेना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, ये आसानी से लेना चाहेगा, तो किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की ज्यादा होगी। क्लियर, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होगी और नाइट्रोजन की कम होगी। तो आपसे वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होगी क्यों, ठीक है, स्थायी विन्यास के कारण। या फिर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा है और क्यों, किसकी कम है और क्यों। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे के सारे आपको रीजन आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर देखो क्या होता है, ये तो कारक बताती है। अब कारक के बाद मैं आपको क्या बता रही हूँ, आवर्तिता। आवर्तिता क्या थी कि यदि हम बाएं से दाएं जाएं, बाएं से दाएं किसमें जाते हैं, आवर्त में। जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, देखो बाईं तरफ सबसे पहले क्या है, इधर तो धातु है आवर्त सारणी में और इधर अधातु है। अब आपको पता है धातु इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर से इधर जाने पर आकार छोटा होता चला जा रहा है, तो आकार छोटा होता चला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर इलेक्ट्रॉन को जुड़ने की प्रवृत्ति ही ज्यादा है, उसके प्रति बंधुता ही ज्यादा है। तो इधर से इधर जब हम जाते हैं, बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। यदि बाएं से दाएं जो भी क्रिया हो रही है, ऊपर से नीचे हम जाएंगे, उसकी उल्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम हो रही है। तो अब आपसे यदि हम पूछे कि बाएं से दाएं जब आप जा रहे हैं, यानी जब आप आवर्त में जा रहे हैं, ऐसे जो मैं एरो का निशान बता रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या कम हो रही है, त्रिज्या कम हो रही है। यदि त्रिज्या कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ेगी। और यदि त्रिज्या कम हो रही है तो क्या बढ़ रहा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, यदि मैं अपसाइडेड एरो लगाती हूँ इसका मतलब कोई चीज बढ़ रही है, और यदि मैं डाउनवर्ड एरो लगाती हूँ इसका मतलब कोई चीज डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, क्लियर। तो आवर्त हो गया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये हो गया। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। अब आप देखो कि जो निष्क्रिय गैसें हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कैसी है, शून्य है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहती। उनका विन्यास कैसा होता है, यदि आप निष्क्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे तो निष्क्रिय गैसें कैसी हैं, जिनका विन्यास कैसा है, NH2NP6 है ना, तो इनका अष्टक तो पूर्ण है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगी। तो पहली वाली स्थिति तो होगी नहीं, हमें ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और यदि हमें नहीं इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त नहीं होगी, ऊर्जा भी हमें देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन भी हमें ही देना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज होगी यहाँ पर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो तो जो निष्क्रिय गैसें हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, शून्य, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब आप ऊपर से नीचे जाते हो और यदि आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, 17वां वर्ग, 17वां। क्यों, क्योंकि इनका विन्यास क्या है, NH2NP5 होता है। 17वां वर्ग कौन सा है, हैलोजन का, उनका विन्यास होता है NH2NP5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है, क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगी किस में बदल जाएंगी, NH2NP6 में। तो निष्क्रिय गैसें जो है उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य होती है, और 17वें ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब आप देखो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। ठीक है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है, देखो फ्लोरीन जो है ये है इसका फ्लोरीन में इनका विन्यास है 2s2 2p5, और क्लोरीन का विन्यास है 3s2 3p5। क्लियर, 2s2 2p5, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा और यहाँ पर 3p में जाएगा। अब देखो 2p का आपको पता है 2 किस चीज को बता रहा है, कोश की संख्या को बता रहा है। 2 छोटा कोश है और 3 कैसा है, बड़ा कोश है। तो कोश जितना बड़ा होगा, यहाँ पर देखो कोश छोटा होने से क्या हो रहा है, ये 2p5 जो है ये कोश छोटा है, तो कोश छोटा होने से क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है तो छोटे कोश में क्या है, आवेश घनत्व ज्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ज्यादा है, क्योंकि इसके कोई चीज छोटी है तो वहां पर घनत्व ज्यादा है, बड़ी है तो वहां पर घनत्व कम है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यदि प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, हमें ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लेना चाहेगा, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा होने के कारण इसका आवेश घनत्व कैसा है, कम है। तो हमेशा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है और फ्लोरीन की हमेशा कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब आप देखिए कि इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं विद्युत ऋणता। ठीक है, मैं यहां बता रही हूँ विद्युत ऋणता के बारे में। विद्युत ऋणता क्या है, देखो विद्युत ऋणता का मतलब है विद्युत ऋणता किसी भी चीज की, किसी भी बंध, आप ऐसे समझो कि जो विद्युत ऋणता है कि किसी यौगिक में परमाणु की बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या, किसी यौगिक में, मान लो ये यौगिक है A और B, ये यौगिक है, ठीक है।
इसमें एक ए परमाणु है, बी परमाणु है, तो किसी भी परमाणु की बंधित इलेक्ट्रॉनों को, ये दोनों किससे बंधे हैं, इस बंध से बंधे हैं और इस बंध से बंधे, तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ए इन इलेक्ट्रॉनों को, ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, बंधित इलेक्ट्रॉन हो गए ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि बॉन्डिंग इसी से तो हो रही है। तो बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, यदि ए इनको अपनी ओर खींच लेता है तो हम कहेंगे कि ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है। और यदि बी खींच लेता है, कब, जब ए खींच लेता है तो हम कहते हैं ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है, और यदि बी इसको अपनी ओर खींच लेता है तो हम कहते हैं बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो विद्युत ऋणता जो है बंधित इलेक्ट्रॉन का, बस देखो दोनों ही चीजें लगभग एक जैसी। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन लब्धि को इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण। विद्युत ऋणता में भी इलेक्ट्रॉन को ही तो खींच रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रॉन खींचोगे, बंधित इलेक्ट्रॉन खींचोगे, जो जिससे आप बंधे हुए हो, जो शेयर्ड है, जो बॉन्डेड है। ठीक है, अब जो विद्युत ऋणता है, इस विद्युत ऋणता को निकालने के लिए बहुत सारे स्केल दिए गए हैं। स्केल का मतलब नापने के लिए, इसको मापने के लिए बहुत सारे मापक्रम दिए गए हैं। जैसे पहला मापक्रम है मूलिकन का। मूलिकन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि आयनन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी आयनाइजेशन, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का यदि हम माध्य ले लें तो वो किसके बराबर होगा, विद्युत ऋणता के बराबर होगा। विद्युत ऋणता को x से बताते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणता इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा वैज्ञानिक था जिसका नाम था ऑलरेड रोशो। ऑलरेड रोशो ने क्या कहा, ऑलरेड रोशो ने भी एक फॉर्मूला दिया जो किस चीज को बताता है, जो बताता है, ये सिर्फ आपको याद करना है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। Z इफेक्टिव क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आपको बताया हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो 0.744 प्लस 0.359 प्रभावी नाभिकीय आवेश अपन त्रिज्या के स्क्वायर से हम क्या निकाल लेते हैं, विद्युत ऋणता को निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक तीसरा फॉर्मूला और दिया था, वो किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, पॉलिंग ने क्या कहा, पॉलिंग ने कहा कि जो विद्युत ऋणताओं में अंतर है वो किसके बराबर है, 2 तत्व है। जैसे ये अभी यहाँ पर ए और बी बताया है, तो जो डेल्टा एक्स होगा वो डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स से हो सकता है या एक्स ए माइनस बी हो सकता है। ठीक है, किसके बराबर होगा, 0.208 डेल ई का, बस 0.208 रूट डेल ई। ठीक है, रूट डेल ई। ठीक है, और ये जो डेल ई क्या है, ये डेल ई जो है वो है ई ए ए माइनस ई ए ए प्लस ई बी बी ई ए ए बी का स्क्वायर इंटू। ठीक है, यानी ई ए ए ई बी बी भाई। ठीक है, ये डेल्टा ई जो है ये है, मतलब आप मान के चलिए कि कोई बंध बनता है, जैसे मान लो ये एक A2 मॉलिक्यूल, जैसे आप ऐसे देखो कि ये एक A2 मॉलिक्यूल है, ये B2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों ने मिलकर रिएक्शन की तो क्या बन गया, 2AB बन गया। तो इनके बीच में कैसा बंध होगा, A के बीच का बंध होगा, इनके बीच में कैसा बंध होगा, B। जब ये टूटेंगे तभी तो ये जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो इनकी ऊर्जा, इनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उन दोनों का सम किया, उसका अंडर रूट निकाला, 1/2 का मतलब उसका अंडर रूट निकाला और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया,
ए बी से, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऋणता निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये पैमाने जो है वो काम में नहीं आते, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब विद्युत ऋणता देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणता किस चीज को बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्युत ऋणता से हमें क्या पता पड़ता है, विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी बंध में ध्रुवीयता उतनी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, ध्रुवीयता, ठीक है। बंध में ध्रुवीयता उतनी ज्यादा होगी। ध्रुवीयता का मतलब पोलैरिटी, ठीक है। जैसे एक तत्व है H और Cl, अब Cl की, अब ये दोनों बीच में एक बंध से जुड़े हुए, अब Cl इन इलेक्ट्रॉन को मानो अपनी ओर खींच देता है, तो Cl के ऊपर माइनस आवेश आ जाता है आंशिक और इसके ऊपर प्लस आवेश आ जाता है। तो दोनों की विद्युत ऋणताओं में जितना ज्यादा अंतर होगा किसी भी यौगिक में, वो यौगिक जिन परमाणुओं से मिलकर बना है उन परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, बंध में ध्रुवीयता उतनी ज्यादा होगी, यानी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। और ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब प्रतिशत आयनिक गुण उतना ज्यादा होगा। ध्रुवीयता का मतलब है प्रतिशत आयनिक गुण, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और प्रतिशत आयनिक गुण जितना ज्यादा होगा उस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा होगा। द्विध्रुव आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा होगा। तो विद्युत ऋणता से हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता पड़ जाता है कि कितनी ध्रुवीयता है, कितना प्रतिशत आयनिक गुण है और कितना द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें अब आप देखो कि जब हम इसको करते हैं, मतलब ये विद्युत ऋणता आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। अब आप यहां पर देखिए कि विद्युत ऋणता से हमें क्या पता पड़ेगा कि विद्युत ऋणता में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणता जो है किस बात पर निर्भर कर रही है। देखो, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए। पहली बात आकार, ठीक है। आकार जितना ज्यादा होगा विद्युत ऋणता उतनी ही कम होगी। भाई आकार जिसका बड़ा है ना, आप ऐसे समझो किसी एक तत्व छोटा है, एक तत्व बड़ा है, तो बड़ा तत्व है तो इसका मतलब उसका आकार बड़ा है। आकार कब बड़ा होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब उसके पास ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा। तो आकार और विद्युत ऋणता में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम का संबंध है, ऑपोजिट, ठीक है। कि आकार जितना ज्यादा होगा विद्युत ऋणता उतनी कम होगी। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकार और प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा। जैसे, ठीक है। तीसरा ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का क्या मतलब है, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है एक तत्व है M+1 और एक तत्व है M+4। किसकी, ये जो ऊपर आवेश लिखा होता है यही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके ऊपर प्लस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, तो विद्युत ऋणता, ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होगी विद्युत ऋणता भी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर चौथा है संकरण। देखो संकरण अभी आपने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में जो कि मैं बताऊंगी। 3 तरीके के संकरण होंगे, sp, sp2 और sp3। अब आपको ये तो पता होना चाहिए s क्या होता है, p, हमने कक्षक पढ़े हैं, spdf कोश पढ़े हैं। sp में s का कैरेक्टर होगा, p का कैरेक्टर होगा, इसमें s और p का इसमें, तो s कैरेक्टर परसेंटेज इसमें तो देखो दोनों 1 है, तो इसका मतलब 50% हो गया s कैरेक्टर। इसमें s गुण कितना है, इसमें 33% है और इसमें 25% है, और ठीक है। और संकरण में हमें क्या पता है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि S गुण जितना ज्यादा होगा, S का परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो किसकी विद्युत ऋणता, यदि आपसे विद्युत ऋणता का क्रम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, ये सिर्फ अभी आप लिख लो ये वाला पॉइंट। संकरण अभी आगे के चैप्टर में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो संकरण जितना ज्यादा होगा विद्युत ऋणता का गुण भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये कारक हो गए। अब आप आवर्ती तो देखो कि यदि हम विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, आकार कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है ना, बाहर से बाहर जा रहे हैं, आकार कम हो रहा है तो विद्युत ऋणता
होगी, विद्युत ऋणता को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इधर से इधर जा रहे हैं, आकार कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणता बढ़ रही है। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाते हैं, यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो रहा है, आकार बड़ा हो रहा है, और आकार बड़ा हो रहा है तो विद्युत ऋणता कम हो रही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो किसी भी, तो विद्युत ऋणता के उपयोग का है बंध में ध्रुवीयता के बारे में मालूम पड़ सकता है, उसमें आयनिक गुण कितना है ये मालूम पड़ सकता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना है ये मालूम पड़ सकता है, और साथ में क्या मालूम पड़ सकता है, बंध की सामर्थ्य के बारे में मालूम पड़ सकता है कि आयनिक गुण जितना ज्यादा होगा, आयनिक गुण विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा, आयनिक गुण उतना ही ज्यादा होगा, और बंध की सामर्थ्य भी उतनी ज्यादा होगी, यानी बंध मजबूत होगा। ठीक है, जैसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए HF HCl HBr, ठीक है, तीन तत्व दे रखे हैं, HF HCl और HBr, बताइए विद्युत ऋणता का क्या क्रम होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है, तो देखो दोनों की विद्युत ऋणता, H और F की विद्युत ऋणताओं का अंतर, H और Cl की विद्युत ऋणताओं का अंतर, H और Br की विद्युत ऋणताओं का अंतर, जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे विद्युत ऋणताओं का अंतर यहाँ पर सबसे ज्यादा आएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स का लाइन सबसे ज्यादा आएगा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा HF का, देन HCl, देन HBr। ध्यान रखिए आवर्त सारणी में सिर्फ फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सब। तो देखो विद्युत ऋणता से अब आपको क्लियर हो गया कि विद्युत ऋणता से हम किस किस चीज के बारे में मालूम कर पा रहे हैं। विद्युत ऋणता जो है, विद्युत ऋणता को हम विद्युत ऋणताओं में अंतर, दो तत्व के विद्युत ऋणताओं में अंतर जितना ज्यादा होगा क्या होगा, उस बंध में ध्रुवीयता उतनी ही ज्यादा होगी। ध्रुवीयता का मतलब होता है पोलर कैरेक्टर, पोलर कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, उस बंध में आयनिक गुण उतना ही ज्यादा होगा, उस बंध में क्या होगा, आयनिक गुण उतना ही ज्यादा होगा, और आयनिक गुण उतना ही ज्यादा होगा, साथ में उस बंध की सामर्थ्य भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या होगी, उस बंध की सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य का मतलब वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आयनिक गुण उतना ज्यादा होगा, बंध सामर्थ्य उतना ज्यादा होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण भी उस यौगिक का ज्यादा होगा। यानी ये सारी चीजें किस चीज को बता रही है, ये विद्युत ऋणताओं का अंतर, विद्युत ऋणताओं का अंतर, दो तत्व है x से माइनस एक्स बी, ये इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर है जिसे हम डेल्टा x से बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज धात्विक गुण। धात्विक गुण, अब धात्विक गुण क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है, धात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। आपको आवर्त सारणी में पता है ये आपकी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में यहां से लेके ये सारी क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है, और ये क्या है, उपधातु है। क्लियर, धातुएं जो है उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, त्यागने की क्षमता होती है, त्यागने की क्षमता की, त्यागने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी होती है। और यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, विद्युत धनी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, विद्युत धनी गुण भी उतना ही ज्यादा होगा, और विद्युत धनी गुण जितना ज्यादा होगा उसका धात्विक गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम बाएं से दाएं जब भी जाते हैं क्या होता है, धात्विक गुण कम होता है, धात्विक गुण कम होता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है, और यहाँ धात्विक गुण कम हो रहा है क्योंकि त्रिज्या कम हो रही है। ठीक है, फोर्थ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, यानी इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण कम हो रहा है तो कौन सा गुण बढ़ रहा है, इसका मतलब अधात्विक गुण बढ़ रहा है, अधात्विक गुण बढ़ रहा है। ठीक है, अधात्विक गुण क्या होता है, अधात्विक गुण का मतलब
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। धात्विक गुण कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट है, ठीक, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। ठीक है, फोर्थ गुण कौन सा हो गया? रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक है, अब रासायनिक क्रियाशीलता में देखो क्या है कि आयनन विभव जितना, आईपी का मतलब रासायनिक क्रियाशील, कोई भी चीज क्रियाशील कब होगी? धातु क्रियाशील अलग होगी। और देखो यदि कोई धातु है, मान लो आवर्त सारणी में सारी चीजें हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ते हैं मेनली, धातु है अधातु है, यदि धातु का क्या होगा? आयनन एंथैल्पी कम होगी। धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगी, तो आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी, धातु उतनी ही ज्यादा कैसी होगी? क्रियाशील, क्रियाशील, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ही क्रियाशीलता को बताती है। किस केस में? धातु के केस में। विद्युत ऋणता जितनी कम होगी, विद्युत ऋणता क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को, बंधित इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन को खींच लोगे तो आप धातु नहीं रहोगे, आप अधातु बन जाओगे। तो विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए तो भी क्रियाशीलता बढ़ेगी। आकार बड़ा होना चाहिए, आकार जितना ज्यादा होगा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। विद्युत धनी गुण जितना ज्यादा होगा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। लेकिन यदि हम अधातु की बात करें तो उस केस में चीजें उल्टी हैं कि विद्युत ऋणता जितना, अधातु का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जो जितना, ये आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में ऐसी अधातु बताइए जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 17वां ग्रुप। 17वें ग्रुप में S2P5 पे एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितनी ज्यादा, क्रियाशीलता भी उतनी ज्यादा। तो धातु और अधातु की रासायनिक क्रियाशीलता को हम इस तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये फोर्थ थी, फिफ्थ है संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता का मतलब है तत्व की, किसी तत्व की अन्य तत्व से जुड़ने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है ना, आप कितनी जल्दी किससे अटैच हो पाते हो। आप ऐसा नहीं है जिसका मन करेगा उससे जुड़ जाओगे। संयोजन की क्षमता जो है, संयोजकता, संयोजन की क्षमता, कंबाइन होने की क्षमता। तो अब आप देखो ये कैसे बढ़ती है। पहले संयोजकता पहले तत्व की 1 होती है, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4। संयोजकता पहले बढ़ती है 4 तक और फिर उसके बाद घटती है 3, 2, 1, 0। कौन कौन से ग्रुप है? पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां ग्रुप। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि संयोजकता पहले बढ़ती है। कैसे? देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये ऐसे है, ये आवर्त पहले, तो सभी आवर्त में इसी तरीके से पहले बढ़ती है संयोजकता, फिर घटती है। ठीक है, तो संयोजकता का, जबकि यदि हम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो बिल्कुल उल्टा है। संयोजकता कोश में, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जाने पर हमेशा बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। ठीक है, अब लास्ट में आपके पास बचा है एक विकर्णीय गुण, विकर्णीय संबंध, कि कुछ तत्व जो कि विकर्ण पर उपस्थित हैं के गुण काफी कुछ मिलते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? जैसे आप देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लिथियम के नीचे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। आप देखो ये जो लिथियम है ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। ठीक है,
लेकिन ये जो लिथियम है इसके काफी कुछ मैग्नीशियम से मिलते हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से मिलते हैं, बोरान के सिलिकॉन से मिलते हैं। तो विकर्ण पर जो तत्व उपस्थित है उनके गुण काफी कुछ आपस में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये तत्व क्या दिखाते हैं, विकर्णीय संबंध दिखाते हैं। ये संबंध क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्याएं समान हैं। आयनिक त्रिज्याएं क्या है इनकी? समान है। दो रीजन है इसके, पहला एक तो आयनिक त्रिज्या समान है और दूसरा इनका आवेश घनत्व भी समान होता है। आवेश घनत्व समान होता है इनका। और आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश घनत्व होता है आवेश और त्रिज्या का अनुपात। आवेश अपॉन त्रिज्या का अनुपात, जिसको हम इससे बताते हैं। तो आवेश अपॉन त्रिज्या का, आवेश बराबर है सब पर, मतलब आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात आएगा वो इनका बराबर होता है। किनका? लिथियम का और मैग्नीशियम का समान है, बेरिलियम का, एल्यूमिनियम का, बोरॉन का और सिलिकॉन का। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो तत्व विकर्णीय संबंध दर्शाते हैं हम उनके बारे में इस तरीके से बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर जो आपका थर्ड है ये फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है। इसको आप पढ़ें, कुछ नहीं आता है तो पूछें। थैंक यू।